नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ अनंत। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना गलत नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते समाज का एक बड़ा हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इस चिंता को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। हमारा उद्देश्य है कि किसी भी तरह की कानूनी अड़चन के दौरान आपके साथ हम खड़े हों, आपकी कानूनी सहायता के लिए। और इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन इस लीगल हेल्पलाइन के जरिए आपकी कानूनी समस्याओं के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता के साथ मौजूद है। जो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हो, नंबर पर फोन करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। और रोजाना आपके सामने एक नए विषय के साथ हम आते हैं ताकि आपकी कानून संबंधी जानकारी को मजबूत किया जा सके। इस दरमियान आप हमसे किसी भी तरह की कानूनी समस्या को लेकर सहायता के लिए हमें कॉल कर सकती हैं। और आज का जो हमारा विषय है वो है घरेलू हिंसा के ऊपर। आखिर क्या इसमें महिलाओं के अधिकार हैं और घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न से जुड़े क्या कानूनी प्रावधान है, इसको लेकर आप हमें सीधे फोन कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर आपको लगातार फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर पर फोन कीजिए, हम तक जुड़िए और आपकी अपनी किसी भी कानूनी समस्या को लेकर हमें निसंकोच कॉल कर सकते हैं निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है परुमा बैनर्जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में आने के लिए। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जो हम घरेलू हिंसा के बारे में बात करते हैं, क्या क्या अधिकार दरअसल डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत महिलाओं को दिए गए हैं? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहूँगी कि यहाँ पे हमें बुलाया इसके लिए। ये एक्ट जो है, जो बेसिकली है महिलाओं को दिया गया है ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्शन दे सके घरेलू हिंसाओं से। जैसे कि हम जानते हैं कि अभी दिल्ली में ऐसे बहुत समस्या हो रही, सिर्फ दिल्ली में नहीं पूरे भारतवर्ष में महिलाओं के साथ ये घरेलू हिंसाएं हो रही है। ये एक्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है महिलाओं के लिए, खासकर जो स्त्री शादी करके नए शादी करके अपने ससुराल गई है, तो वहाँ पे उनके ऊपर जो अत्याचार होती है, उनके ऊपर जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होती है, ये बहुत ही ये एक्ट आपको वो राइट देती है कि आप जाके इसके बारे में पुलिस को बताइए, आपका तकलीफ़ बताइए कि आपको क्या तकलीफ़ हो रही है। आपको ज़्यादातर महिलाएं ये समझती है कि जो जो डोमेस्टिक वायलेंस जो एक्ट है वो सिर्फ फिज़िकल अब्यूज़ है, लेकिन वो एक्चुअली सिर्फ फिज़िकल अब्यूज़ ही नहीं है, वो मेंटल अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़, हर तरह के अब्यूज़ को ये एक्ट कवर करते हैं जी। तो ऐसे बहुत ही केसेस आ रहे हैं आजकल, सिर्फ आजकल नहीं, बहुत सालों से आ रहे हैं। जैसे और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो वायलेशंस हो रहे हैं, जैसे मैरिटल रेप, जैसे वो लेकिन वो लीगलाइज नहीं है, लेकिन ये एक एक्ट है जिसके अंडर आप हेल्प ले सकते हैं, डायरेक्टली नहीं, लेकिन आपको हेल्प मिल सकता है। ठीक है मैम, अगर डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं, बेसिकली फिजिकल डोमेस्टिक वायलेंस की, फिजिकल वायलेंस की हम लोग बात करते हैं, तो अगर किसी महिला के साथ ऐसा कुछ होता है तो पहला उनका कदम क्या होना चाहिए? शिकायत आप कहाँ और कैसे दर्ज कराएं अपनी? आप किसी महिला को अगर ये तकलीफ़ हो रही है तो सबसे पहले ये उनको देखना है कि वो डरे नहीं, वो
हेल्प ले सकते, कॉल कर सकते अगर बहुत ही अर्जेंट हो। जैसे कि बहुत सारे मैंने ऐसे केसेस डील किए जो महिला को मार रहे हैं, उनके इन लॉज फिजिकली मार रहे हैं, उनको हर्ट कर रहे हैं, बीटिंग कर रहे हैं, तो वो लोग बहुत स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। वो अर्जेंट हेल्प के लिए वो लोग हेल्पलाइन कॉल कर सकते हैं 1091 पे, या अगर 1091 पे भी कोई हेल्प नहीं आ रहा है तो 100 पे भी कॉल कर सकते हैं। और ये एक्ट कंपलसरी पुलिस को हेल्प देना है इमीडिएटली, उनको सहायता देना है इमीडिएटली। तो ये कॉल तो वो अर्जेंट कर ही सकते हैं। फिर उसके बाद वो एक कंप्लेन दे सकते हैं CAW में, जो हम लोग ज़्यादातर देते हैं। CAW सेल पे, क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल पे लिखित कंप्लेन देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग पिटिशंस भी वगैरह वगैरह फाइल करते हैं, लेकिन वो सब लेटर स्टेजेस पे है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो इमीडिएट एक पुलिस को फ़ोन करके अपना हेल्प ले। और अगर कोई मेल पुलिस है तो वो लोग फीमेल पुलिस को मांग सकते हैं कि हम महिला पुलिस के साथ बात करेंगे, क्योंकि ये उनका हक है, उनका राइट है। वो फीमेल पुलिस को ही बात करेंगे। ये एक्ट में भी ये बोला गया है, और देयर आर डिफरेंट एक्ट्स ऑल्सो जहाँ पे इसके बारे में बात किया गया महिलाओं की राइट के लिए। तो फीमेल पुलिस होना बहुत ही ज़रूरी है, और वो लोग बेझिझक मांग सकते हैं कि हमें फीमेल पुलिस से बात करनी है, हमारे साथ ये तकलीफ हो रही है, आप हमें आके हेल्प करो। जी, ठीक बात है मैम। अगर जैसा आपने कहा कि आप सीधे 1091 पर कॉल कर सकते हैं, 100 पे कॉल करके 100 नंबर पे फ़ोन करके अपनी तकलीफ बता सकते हैं। उसके अलावा क्या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो संबंधित पुलिस स्टेशन है, आसपास जो पुलिस स्टेशन है, वहाँ जाके अपनी शिकायत दर्ज कराएं? अगर वहाँ जाकर शिकायत दर्ज कराते हैं तो उसका फॉर्मेट क्या रहता है, उसका तरीका क्या रहता है? आप सीधे जाइए पुलिस स्टेशन में। वहाँ अगर आपके पास उनका नंबर है तो वेरी गुड, नहीं है तो आप सीधे जाइए पुलिस स्टेशन में, आप एक कंप्लेन कीजिए, बताइए ऐसा ऐसा तकलीफ हो रहा है आपको, घर में ऐसा प्रॉब्लम है। पुलिस को आपको सुनना ही है, वो आपको ऐसे बिना कंप्लेंट लिए वो लोग नहीं छोड़ सकते। और ज़्यादातर पुलिस हेल्पफुल होते हैं। वो लोग कंप्लेन ले लेते हैं, घर जाते हैं, देखते हैं, बात करते हैं, क्योंकि सबसे पहले ज़रूरी है महिला का प्रोटेक्शन, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पुलिस को इमीडिएट स्टेप लेना है, उनको जाना है महिला के साथ, उनके घर पे जाके देखना है सिचुएशन क्या है। अगर ज़रूरी है तो वुमेन सेल पे वो ट्रांसफ़र करना है। और हाँ, महिला के साथ एक फ़ीमेल कांस्टेबल होना बहुत ही ज़रूरी है, फीमेल पुलिस होना बहुत ही ज़रूरी है, उनके साथ रहना है। ठीक है, हम चर्चा है कि अगर पुलिस स्टेशन में आपकी शिकायत दर्ज नहीं की जाती या आपकी सुनी नहीं जाती तो उसके बाद उस महिला का क्या अधिकार रहता है कि वो कहाँ जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराए? अगर पुलिस ऐसा हो गया कि पुलिस ने आपका कंप्लेन नहीं लिया और आपको एंटरटेन नहीं किया, तो आप डायरेक्ट मैजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। वहाँ पे एक पिटिशन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर फाइल कर सकते हैं और मैजिस्ट्रेट आपकी बात सुनेंगी। जी, मैजिस्ट्रेट के पास जाने के लिए अगर शिकायत दर्ज कराते हैं उसका कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है, फिर नॉर्मल A4 शीट पर अपनी शिकायत लिखकर आप दे सकते हैं? एक फॉर्मेट होती है जो फ्री में मिलना है, विक्टिम्स को फ्री में मिलते हैं, जो डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम है उनको फ्री में मिलती है। तो वहाँ पे वो जाके वो फाइल कर सकते हैं और उनकी बात मैजिस्ट्रेट सुनेंगे और लाइकवाइज वो ऑर्डर भी प्लेस करेंगे। जी, ठीक है। तो क्या जब हम कोर्ट में एप्लीकेशन अपनी देते हैं, कोर्ट में शिकायत दर्ज कराते हैं, तो उस शिकायत के बिहाफ से क्या जिस पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आपका घर आता है उस पुलिस स्टेशन को मैजिस्ट्रेट की तरफ से डायरेक्शन दिए जाते हैं कार्रवाई करने के लिए? हाँ, दी जाती है। मैजिस्ट्रेट उनको ऑर्डर देते हैं कार्रवाई करने के लिए, रिपोर्ट फाइल करने के लिए बोलते हैं, क्या स्टेप लिया है। अगर वो पहले गई थी, उनको वापस कर दिया गया है, अगर ये सब वहाँ पे आता है मैजिस्ट्रेट के सामने, तो मैजिस्ट्रेट उनको ऑर्डर करते हैं आके प्रोड्यूस होने के लिए कि क्या हुआ, इन्वेस्टिगेट कीजिए, मैटर क्या है, ये सब होता है। इस वक्त हिसार से दयानंद हमारे दर्शक हमसे जुड़ चुके हैं। दयानंद, स्वागत है आपका, अपनी बात आप रखिए। आपकी आवाज मेरे पास नहीं आ रही। जी दयानंद, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, अपनी बात आप रख सकते हैं।
मैं अभी अभी आपका टीवी चैनल देख रहा था। वैसे मैंने वॉल्यूम जो है वो बिल्कुल कम किया हुआ है। जी और मैं पंजीकृत मजदूर हूँ सर। जी हाँ, तो उसमें मेरी 2 बेटियां हैं। मैं उसके लिए छात्रवृत्ति की स्कीम लेना चाहता हूँ। जी छात्रवृत्ति यानी कि तो मजदूर का जो पंजीकृत मजदूर है उसकी कॉपी बनी हुई है। जी हाँ, तो उसमें क्या कोई मेरे को मैं अनुसूचित जाति से संबंध रखता हूँ। जी हाँ, तो क्या उसमें कोई जातिगत आंकड़ा मेरे खिलाफ क्या मेरे को कोई कानून क्या में बाधा डालेगा? दरअसल ये आपकी स्टेट गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं उनके ऊपर निर्भर करता है। और फिलहाल आपका नंबर हमारे पास पहुंच गया, आपकी शिकायत भी हम तक पहुंच गई है। इस बारे में जल्दी ही एक बेहतर सोल्यूशन के साथ आप तक इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन टीम कांटेक्ट करेगी और आपको बेहतर तरीका कि किस तरीके से आपकी परेशानियों को हल किया जा सकता है, आप कैसे कर सकते हैं, उस बारे में आपको जरूर हमारी तरफ से जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम लोग जुड़ने के लिए। मैम, अगर हम बात करते हैं कि अगर केस चलता है तो किन किन धाराओं में, अगर डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं तो महिला किन किन धाराओं में अपना केस दर्ज करा सकती है, कौन कौन सी धाराएं उसमें होती हैं? वहाँ पे ज़्यादातर हम लोग 18, 19, 20, 21 ये धाराओं पे हम लोग केसेस करते हैं। जी जैसे कि प्रोटेक्शन के लिए, फिर रेसिडेंस के लिए, ये सारे इसके अंडर गिरते हैं। तो इसके अंदर हम लोग केस ज़्यादातर फाइल करते हैं। साथ में हम लोग एक 125 भी फाइल करते हैं जो मेंटेनेंस के लिए होता है, वो भी फाइल किया जाता है। ठीक है मैम, जब 498A की बात हम लोग करते हैं तो 498A क्या है, वो क्या कहता है? 498 जो 8A जो है वो ज़्यादातर महिलाओं को प्रोटेक्शन दी जाती है अपने इन लॉज और हस्बैंड जो बीटिंग जो सब होते हैं उससे। लेकिन बात ये हुई थी कि जैसे हाल ही में हम लोग बहुत मैरिटल सेक्स और बहुत सारे चीज़ें आ रही है, दिखाई दे रही है, अभी मीडिया पे आ रही है। पहले जैसे ये क्राइम बहुत होते थे लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं किया जाता था जी। ये डोमेस्टिक वायलेंस जो एक्ट है ये महिलाओं को बहुत हेल्प करती है। अगर डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट आप फाइल करते हैं, साथ में अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं 498A का सेक्शन भी डालना चाहिए तो वो केस करने के समय वो सेक्शंस भी डाल देते हैं। तो ये सब मिलके बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक केस बनता है, महिला को राइट को डिफेंड करता है। ठीक है, इस वक्त इम्तियाज हमारे दर्शक तो जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर से। इम्तियाज, स्वागत है आपका, अपनी बात आप रखिए। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग सर हेलो। जी इम्तियाज, अपनी बात रखिए आप। सर आपका शो देख रहा हूँ मैं एपीएन लाइव पे सर। जी। तो सर एक्चुअली सर प्रॉब्लम ये है कि सर मेरी सिस्टर है, उसकी कोई 1.5 साल हो गया, 2-3 साल हो गए उसकी शादी हुई। जी। तो वो डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार है सर। एक्चुअली जो आपका हस्बैंड जो उसका है उनके आपस में ठीक बनती है, बट जो उसके इन-लॉज है वो सर बहुत ही तंग करते हैं उसके साथ। इवन कि उसको कमरे में बंद कर दिया और तो जहाँ से वो मतलब एंटर करेगी कमरे में वो पूरा प्रोसेस को बंद कर देगी, वो बारी से बाहर निकलती है और बारी से तो हमने नियर बाई पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी करी सर। जी। लेकिन उनसे कोई मदद नहीं मिली क्योंकि वो शायद उनके साथ मिले होंगे, क्या है मुझे समझ नहीं आ रही सर। तो काफी मुश्किलात में सर, क्योंकि वो बहुत ही एक मतलब मेंटल सिचुएशन हार्समेंट से मतलब गुजर रही है, क्योंकि इवन की उसने बड़ी टाइम सुसाइड करने की कोशिश करी। सर यहाँ पे पुलिस स्टेशन जो नियर बाई है वो भी कोई हेल्प नहीं करी। समझ लीजिए क्या करना चाहिए सर, हम टोटली फ्रस्ट्रेटेड चीज है सर। ठीक है। बहुत ही गंदी लैंग्वेज यूज करके, जो उसका जो लड़के का भाई है वो भी बहुत बड़ी गंदी लैंग्वेज यूज करता था, बहुत ही गंदी। ठीक है इम्तियाज, पहले बेहतर होगा कि आप लोगों ने जो पुलिस स्टेशन में जो अपनी कंप्लेंट लिखाई है उसकी कॉपी भी आप हमको भेज दें ताकि हमें पता चल सके कि किन ग्राउंड्स में आपने वहां पर शिकायत दर्ज कराई है, और शिकायत दर्ज सही तरीके से हुई है, जो सही ग्राउंड्स होने चाहिए तो वो हुए कि नहीं हुए, ताकि आपका केस और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। लेकिन फिर मैं आपके पास मैं आऊँगा, जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे कि कई बार पुलिस सही कार्रवाई नहीं करती है और जो पीड़ित लोग होते हैं उनको सही न्याय मिल नहीं पाता है, तो ऐसे में वो क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ क्या इनको जाना चाहिए? हाँ, उस टाइम डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर जाना ही द राइट पॉसिबल वे होगा। वहाँ पे जाके आपको सारी प्रॉब्लम बतानी है कि जो घर में जो डोमेस्टिक वायलेंस का प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं विक्टिम, वो भी बताना है। और साथ में जो
जो पुलिस के पास गए थे लेकिन उन्होंने कंप्लेन नहीं लिया वो भी बताना है। तो मैजिस्ट्रेट उस टाइम एक्शन लेंगे, उनको बुलाएंगे, उनको बताएंगे रिपोर्ट पेश करने के लिए कि क्या प्रॉब्लम है, क्या ऐसे क्यों हुआ है। और वो सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए भी ऑर्डर देंगे। ठीक है मैम, लेकिन ऐसे केसेस में जिनमें कि पुलिस की तरफ से एक्शन नहीं लिया जाता है रिपोर्ट करने के बावजूद भी, तो एक ऐसे में पुलिस के जो लोग होते हैं क्या उनके ऊपर भी कोई एक्शन होने का प्रावधान, क्या उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई हो सकती है? उनके ऊपर भी एक्शन लिया जा सकता है। ऐसे जो कंप्लेन नहीं लिए, हम उनके सीनियर सुपीरियर जो होते हैं उनके पास एक कंप्लेन दे सकते हैं। साथ में ज़रूरत पड़े तो एक अलग से पिटीशन कोर्ट में भी डाल सकते हैं जी। लेकिन सबसे पहले फोकस ये होना चाहिए कि विक्टिम सेफ हो, जो पीड़ित है वो सेफ हो। पहले वो केस आप कर लीजिए। ठीक है। साथ में उसके साथ आप ये दूसरा केस भी, ये पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं, एप्लीकेशन भी फाइल कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे कि उन्होंने बताया कि जो उनके हस्बैंड हैं, इनकी बहन के जो हस्बैंड हैं, उनका बर्ताव तो काफ़ी बेहतर है, लेकिन उनके इन लॉज का बर्ताव इनके साथ कोई अच्छा नहीं है। तो क्या रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की जो हम लोग बात करते हैं, क्या उसके तहत भी यहाँ पर केस दर्ज हो सकता है ताकि सेफ रहें? हाँ, ये भी रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, इसके अंडर भी हम केस फाइल कर सकते हैं। अगर मानो कि आप डिवोर्स नहीं चाहते हो लेकिन आप चाहते हो कि उनके साथ ये राइट आपका रहे, तो आप ये फाइल कर सकते हो। लेकिन आपको देखना है कि आपका डिवोर्स हो चुका है कि वो चल रहा है उस टाइम, ये आपको ध्यान रखना है। इस वक्त महाराष्ट्र से राज राय हमारे दर्शक हम तो जुड़ चुके हैं। राज जी, स्वागत है आपका, अपनी बात आप रखिए, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? चलो राज, आपका नंबर हम तो पहुंच गया है। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन टीम जल्द आपको कॉल करेगी, बेहतर सहायता आपकी की जाएगी। अब जो हम बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑर्डर्स की या रेजिडेंस ऑर्डर की, ये दोनों ऑर्डर्स क्या होते हैं और कैसे इनका लाभ उठाया जा सकता है? प्रोटेक्शन ऑर्डर्स में जब मैजिस्ट्रेट को लगता है कि हाँ इनके ऊपर बहुत अत्याचार हो रही है, ये मैजिस्ट्रेट को एकदम साफ दिख रहा है, तो मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर प्रोटेक्शन के लिए पास कर सकते हैं। अगर वो ऑर्डर जो रिस्पोंडेंट है उन्होंने, रिस्पोंडेंट यानी जो दूसरा पक्ष जो है उन्होंने अगर इसको उल्लंघन किया, तो इनके लिए उनको 3 साल तक की जेल भी हो सकता है उनका। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दूसरा आपने कौन सा बोला? दूसरा रेजिडेंस ऑर्डर के लिए। रेजिडेंस ऑर्डर ये है कि ऐसे बहुत देखा जाता है कि जो महिलाएं हैं उनको रहने की कोई जगह नहीं है, तो तब क्या करेगी? तो वो उसी घर में रह के केस फाइल कर सकती है। तो मैजिस्ट्रेट एक ऑर्डर पास करते हैं कि आपको प्रोटेक्शन भी मिले, आप उधर भी रहे। और मैजिस्ट्रेट उस सेक्शन के अनुसार ये भी होते हैं कि देखा जाए कि पति कभी कभार क्या करते हैं, घर बेच के चले गए या कुछ ऐसा कुछ किए कि उसको तकलीफ हो, तो मैजिस्ट्रेट इंश्योर करते हैं कि वो सब ना हो, उनको इन सब से सुविधा मिले। वो घर पे रह भी सकते हैं, सेम रेसिडेंस में रह भी सकते हैं, और उनके ऊपर कोई हमला या कोई किसी भी तरह कुछ भी चीजें उनके साथ उनको सेफ रखा जाए। ठीक है। इस वक्त अमरोहा से दलजीत हमारे दर्शक हम लोग जुड़ चुके हैं। दलजीत, स्वागत है आपका, अपनी बात आप रखिए। हाँ, हेलो जी दलजीत। आज हमारा कहना ये है कि हमारा एक सिविल का मुकदमा है, उसमें क्रय फंड का मुकदमा है। प्रतिवादी वकील जो है, जो दूसरी तरफ से आ रहा है, उसका वकालतनामा भी नहीं है, और वकील पर साइन भी करता है, पैरवी भी करता है। हमने बहुत बार मना किया, आपके ऊपर मानता नहीं है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? दलजीत, बेहतर होगा कि आप अपने केस से संबंधित कागजात हम तक भेज दें, और इससे संबंध में जो भी आपकी शिकायत है उसको ईमेल के द्वारा या फिर एक पेपर पर लेकर हम तक भेज दें। कागजात देखने के बाद हम लोग बेहतर स्थिति में होंगे कि कोई भी सहायता हम लोग इस संबंध में आप तक पहुंचा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने के लिए। मैम, अगर मॉनिटरी रिलीफ की बात करती है, कॉम्पनसेशन की हम लोग बात करते हैं, उस महिला के लिए जिसके साथ ऐसी घरेलू हिंसा होती है, तो उसके क्या क्या प्रावधान है? मैजिस्ट्रेट उनको इमीडिएट एक रिलीफ दे सकते हैं। साथ में जब केस चल रहा है उस टाइम भी उनको जब उनके फेवर में ऑर्डर आएगा तो उनमें भी उनको कॉम्पनसेशन मिलेगा। साथ में मेंटेनेंस के लिए भी अगर वो फाइल करते हैं तो वहाँ से भी उनको
कॉम्पनसेशन मिलेगा। जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर उनको मेंटेनेंस एक्ट में भी कॉम्पनसेशन मिले और डोमेस्टिक एक्ट के अंडर भी उनको कॉम्पनसेशन मिले तो वो खारिज हो जाएगी, वो एक सेट ऑफ हो जाएगा, उनको बैलेंस कर दिया जाएगा तो उनको कॉम्पनसेशन मिलते हैं। ठीक है। और क्या इस हम लोग ये भी देखते हैं कि कई दफ़ा डोमेस्टिक वायलेंस के केस मैलिशियस केस भी दायर किए जाते हैं डिफेम करने के लिए, या फिर अगर आपकी कोई ज़ाती दुश्मनी है, कोई परेशानी आपको है अपने इन लॉज से, तो उनको डिफेम करने के लिए भी किया जाता है। अगर बाद में इन्वेस्टिगेशन के बाद कोई केस मैलिशियस निकलता है, फ्रिवलस निकलता है, तो उस वक्त फिर क्या सज़ा होती है? तो सज़ा तो जिन्होंने गलत केस किया उनको पेनल्टी देना पड़ता है, उनको भारी रकम चुकाना पड़ेगा। और डिफेम करने के लिए तो जो दूसरा पार्टी है डिफेमेशन का केस भी कर सकते हैं और वहाँ पे भी वो कॉम्पनसेशन के लिए फाइल कर सकते हैं। चलिए ठीक है मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम तक जुड़ने के लिए, बेहतर जानकारी इस मामले में देने के लिए और दर्शकों की तमाम समस्याओं में बेहतर सहायता करने के लिए। इंडिया लीगल सर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन का एकमात्र उद्देश्य यही है कि जो भी लोग जिन तक न्याय की पहुंच नहीं है, जो न्याय तक सही समय पर सही तरीके से पहुंच नहीं पाते, किसी भी तरह की कानूनी समस्या से जूझ रहे हैं, उनके लिए हम यहां मौजूद हैं, आपके लिए हर एक कानूनी समस्या में आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। नमस्कार।